chapter number 16, and it's the oceans, coastal processes and landforms. So ये chapter है oceans, water bodies के बारे में. Previously we learnt a chapter which was about rivers. तो वो भी वाटर का चैप्टर था, ये भी वाटर का चैप्टर है, बट दैट वाटर वाज फ्रेश वाटर एंड दिस वन इज सॉल्टी वाटर और द सी वाटर. तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के अंदर जो है दैट इज the coast. So how can we define coast? Coast is the area where land meets water. ये बिल्कुल simplest definition है. An area where land meets water या border between continents and ocean is called as coast. Coasts are very dynamic and very special places on earth, and there are some systems which are only specific to a coastal landscape. बहुत से ऐसे processes हैं जो सिर्फ आपको कोस्टल लैंडस्केप पे मिलेगा, और कोस्टल एरिया एक बहुत ही डायनामिक एरिया है जहाँ मुस्तकिल प्रोसेसेस रन करते हैं और काफ़ी तेज़ी से प्रोसेसेस वहाँ पर होते हैं. Changes occur very quickly on the at the coasts. Then if we talk about the global population, so 40% दुनिया की population coastal areas में रहती है. And why is it so? It's because of the transportation. वहाँ पर transportation facilities हैं, और fishing, and then tourism. These are the three things provided by the main activities done on the coasts. All right, then they have given कि यूनाइटेड स्टेट्स में 50% लोग हैं, लेकिन ग्लोबली 40% पीपल आर लिविंग नियर द सी. और इसके अलावा बाकी जो 40% के अलावा एक बड़ा पोर्शन दुनिया की आबादी का दे लिव नियर रिवर. तो ऑल इन ऑल इंसानों को रहने के लिए वाटर बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, और द बिगेस्ट वाटर बॉडीज़ आर द ओशंस एंड सीज़. So why do we have the two terminologies oceans and seas? कहने को तो दोनों सेम है, तो फिर ये सी की टर्मिनोलॉजी और ओशन की टर्मिनोलॉजी क्यों आई है? इसलिए कि ओशंस आर larger bodies of water, the largest unit, or sea is that part of ocean which is bordering any continent, any piece of land. तो उसको सी कहा जाता है. उस लैंड एरिया से थोड़े फासले तक, फ्यू किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस होता है, फ्यू किलोमीटर्स या अराउंड 20 किलोमीटर्स या इससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. तो इतने डायमीटर या इतने रेडियस के एरिया पर इट्स कॉल्ड एज सी. सो ओशंस general large water body, sea part of ocean which borders a land. All right, then this is a map which shows global oceans and seas. So you can see we have 5 oceans in the world. ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, बल्कि इट्स पार्ट ऑफ अ जनरल नॉलेज. वी हैव 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स. सो दिस वन एट द टॉप, दिस इज आर्कटिक ओशन. एट द बॉटम दिस इज एंटार्क्टिक ओशन, जिसको सदर्न ओशन भी कहते हैं. देन दिस ओवर हियर, दिस इज पैसिफिक ओशन, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. दिस वन between America and Africa, this is the Atlantic Ocean. And this over here, number 41, this is Indian Ocean, which is just below India. This is Pakistan, and this is India, and this is Indian Ocean. So these are the 5 ocean. ऊपर आर्कटिक, नीचे एंटार्क्टिक, और बीच में 3 ओशंस जो कि हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन. सो P
AI. Parrots are intelligent. So parrots are intelligent के mnemonic से आप इनकी arrangement याद से रख सकते हैं. From the left, ये P और फिर ये A से Atlantic, then I for Indian. Okay, then we have a lot of C's. इस diagram के अंदर they have 62 C's. 67 यहाँ पर listing है, इनमें से 5 तो oceans हो गए. और तो we have 62 C's in this particular map. And ये आपके लिए सीज की लोकेशन, कुछ फेमस सीज की लोकेशन को याद करना इस कोर्स का हिस्सा है, राइट. देयर आर 62, सो वी डोंट वांट यू टू लर्न ऑल द 62s, बट सम इम्पॉर्टेंट वंस यू हैव टू डू. एंड या आई प्रोवाइड यू द लिस्ट के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बीइंग साउथ एशियन जोग्राफी स्टूडेंट्स जो आपको आना चाहिए, राइट. सो सी के लिए कहीं कहीं पर बे की टर्म भी यूज़ की जाती है, लाइक लुक ओवर हियर द बैफिन बे. एंड देन कहीं पे सी के लिए टर्म यूज़ की जाती है गल्फ. होता ये समंदर ही है नहीं, दीज आर ऑल्सो सीज, लेकिन इनके नाम क्यों ऐसे रखे गए? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी या शेप. बे, द वर्ड बे इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ वाटर बॉडी which is surrounded by land on 3 sides. ये नंबर 13 देखिए यहाँ पर, जहाँ पर मेरा पॉइंटर है. दिस इज़ बे ऑफ बंगाल. और इसको बे क्यों कहा गया? क्योंकि ये वाटर बॉडी है जो 3 तरफ से पानी में घिरी है और एक साइड से ये ओपन है. एंड दैट ओपन साइड इज़ ब्रॉड. ठीक है, बे की ओपनिंग ब्रॉड होती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ बे. नाउ द गल्फ is also surrounded by water on 3 sides, लेकिन गल्फ की ओपनिंग नैरो होती है. So look at that over here. Check out my pointer movement. Number 37, no 52. This is Gulf, the Persian Gulf. ठीक है, ये भी एक वाटर बॉडी है और इसकी ये भी 3 तरफ से पानी में इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. एंड देन ऑन वन साइड इट्स ओपन, लेकिन जो ओपन वाली साइड है उसकी वो बहुत छोटी ओपनिंग है. सो दैट इज़ गल्फ. इसके अलावा अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है सी में, बे में या गल्फ में. तीनों ओशन के पार्ट्स हैं और ओशन का वो हिस्सा जो किसी ना किसी कॉन्टिनेंटल या किसी ना किसी कंट्री पे बॉर्डर करता हो. सो यू सी देयर आर लॉट ऑफ सीज. This one is the Gulf of Mexico over here, 36. And this 4 number 4, this is Arabian Sea, जो हमारा अपना कोस्ट है कराची का. And this 46, this is Mediterranean Sea, और ये दुनिया का एक बहुत ही important sea है, क्योंकि this is a very famous trade route, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका. और फिर इसको यहाँ से 54 यहाँ पर, this is the Red Sea. तो आप the Mediterranean Sea connects with the Red Sea with a man-made canal. इंसानों ने एक कैनाल बनाई है खुदाई करके, and they have connected Mediterranean Sea with the Red Sea. तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब दुनिया के लिए ट्रेड रूट शॉर्ट हो गया है, although this was made in the 19th century. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ एक और चीज़ है, 54 को अगर आप देखें तो ये भी एक गल्फ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका नाम सी है, रेड सी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई गल्फ है तो उसका नाम गल्फ ही होगा, या सी है तो सी ही होगा. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द seas and oceans. And now let's see the chemical composition of seawater. So seawater comprises of water, पानी, and that is a universal solvent. उसमें तकरीबन हर चीज़ dissolve हो सकती है. And it said over here 57 out of 92 natural elements can be dissolved in water. यानी most of the natural elements
कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर। तो इस डिज़ोल्विंग इस सॉल्वेंट नेचर की वजह से क्या होता है कि वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स इन इट। ओके, वाटर हैज़ लॉट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉलिड, स्पेशली द सी वाटर, क्योंकि समंदर अल्टीमेट सिंक है। ज़मीन के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका जो एंड पॉइंट है वो समंदर पे है। लाइक एक रिवर है तो रिवर कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है? सी पर। तो एवरीथिंग विच अ रिवर कैरीज इट इज़ अल्टीमेटली डम्प्ड इनटू द सी। तो वो उसको कहा जाता है द अल्टीमेट सिंक। एवरीथिंग गोज एंड सिंक्स इन द सी, जिसकी वजह से वहाँ पर डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं या उनको सॉल्यूट्स भी कहा जाता है। और डिज़ोल्व्ड सॉलिड की कंसंट्रेशन को कहते हैं सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सो मोर डिज़ोल्व्ड सॉलिड, more salinity. Less dissolved solid, less salinity. So this is salinity, and then if we talk about the nature of the seawater or the distribution of seawater according to salinity, then we have different ways of finding out the salinity कि किस तरह से हम पानी की salinity का अंदाज़ा लगा सकते हैं। salinity क्या है कि पानी में कितने particles dissolved हैं। So पहली distribution है पार्ट्स पर 100, यानी कि जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। सो पार्ट्स पर 100, एंड देन अनदर वे ऑफ मेजरिंग salinity is parts per million, right? And then the other way is milligram per liter of water, gram per kilogram of water, and then we have parts per thousand. So this parts per thousand is the most common one to tell the salinity of water. And according to parts per thousand, now here you can see parts per 100 में simple percentage वाला sign है ampersand, and then here we have two dots, two zeros, parts per thousand. So that's the symbol for parts per thousand. And according to parts per thousand, we have two categories of seawater. और वो क्या है कि if the dissolved solid is less than 37 parts per thousand, अगर 37 parts per thousand से कम salinity हो और 34 से ज़्यादा, यानी between 34 and 37, then oh yeah, sorry, दुनिया में सी वाटर की जो सैलिनिटी है वो 34 से 37 के बीच लाया करती है। एक्सक्यूज मी फॉर दैट। द लीस्ट सैलिनिटी वुड बी समवेयर अराउंड 34 पार्ट्स पर थाउजेंड, और जो मैक्सिमम सैलिनिटी है वो 37 के अराउंड है। इससे कम या ज़्यादा बहुत ही कम को इस केसेस में समंदरों के अंदर आपको ये सैलिनिटी मिलेगी। ओके, देन अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास दो टाइप्स हैं सी वाटर की। वन इज़ कॉल्ड एज ब्राइन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज ब्रैकिश। सो ब्राइन सी वाटर एंड ब्रैकिश सी वाटर। ब्राइन जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, ब्रैकिश जिसकी सैलिनिटी कम है। तो ज़्यादा और कम में कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है? 35। इफ़ इट्स लेस देन 35 then it's brackish. If it's more than 35 parts per thousand, then it's brine. So ये according to salinity sea water की दो categories हैं. Then we have the physical structure of ocean. So when ocean's physical structure is studied, four aspects are considered. चार चीज़ों को consider करके ocean के structure को study किया जाता है, और वो क्या चार factors या चार aspects क्या हैं? The temperature of the ocean, the salinity of the ocean, then dissolved carbon dioxide and dissolved oxygen. इसकी base पर ओशन का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ओशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर थिंग्स: टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिजॉल्व्ड कार्बन एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन।
excuse me. All right, then there are 3 zones in the ocean on the basis of those 4 things. जो 4 aspects थे उसके उस aspect के according there are 3 zones in the ocean. So the topmost zone is called as the mixing zone, which comprises of only 2% of the total ocean area. And then the second part of the ocean which is below the mixing zone is thermocline transition zone, and ये 18% एरिया कवर करता है, और बाकी 80% ओशन में कौन सा एरिया है, डीप कोल्ड जोन. सो 3 zones of ocean: mixing zone, thermocline transition zone, and the deep cold zone. So mixing zone has rapid blending of solutes and rapid temperature change. क्या कैरेक्टर है मिक्सिंग जोन का कि उसमें सॉल्यूट्स बहुत रैपिडली ब्लेंड होते हैं, जल्दी जल्दी उसमें तब्दीली आती है, एंड देन टेम्परेचर भी वहाँ पर डायनामिक रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि सरफेस पर है मिक्सिंग जोन, ओशन सरफेस पर है, तो वहाँ पर it has direct internet interaction with the upper part of the world, इसलिए ये मिक्सिंग जोन है. एंड देन थर्मोक्लाइन ट्रांजिशन जोन के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज विद द डेप्थ, द टेम्परेचर डिक्रीजेज, लेकिन बहुत स्लो डिक्रीज इन टेम्परेचर है. लाइक हर 1 किलोमीटर के बाद आपको 1 किलोमीटर की डेप्थ के बाद यू विल फाइंड चेंज इन द टेम्परेचर इन द थर्मोक्लाइन ट्रांजिशन जोन. एंड देन जो डीप कोल्ड जोन है उसमें टेम्परेचर और सैलिनिटी की वैल्यूज़ मोर और लेस सेम रहती है, एंड द टेम्परेचर्स आर वेरी लो, लेकिन पानी फ्रीज़ नहीं करता सैलिनिटी की वजह से और इंटेंस प्रेशर की वजह से. ऑल्दो द वाटर इन द डीप कोल्ड जोन इज़ नियरिंग 0 डिग्रीज 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका चला जाता है, लेकिन पानी जमता नहीं है सैलिनिटी की वजह से और प्रेशर की वजह से. ऑलराइट, सो ये ओशन के 3 जोन्स. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ कोस्टल सिस्टम. So a coastal system has certain we can say elements. Yeah, so those elements are listed here. You can see the solar energy, the atmospheric winds, the climatic regime, nature of coastal rock and human activities. इन 5 चीज़ों का इम्पैक्ट कोस्टल सिस्टम के अंदर नज़र आता है. सोलर एनर्जी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है दुनिया के हर सिस्टम के अंदर. सो कोस्टल सिस्टम में भी सोलर एनर्जी का बहुत रोल है. एंड देन एटमॉस्फेरिक विंड्स, दैट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल. एटमॉस्फेरिक विंड की वजह से ख़ास तौर पे वेव्स जनरेट होती हैं. एंड देन क्लाइमेटिक रिजीम के किस तरह का वो एरिया है, क्लाइमेट कैसा है उस कोस्टल रीजन का. एंड देन द कोस्टल रॉक्स, उसका नेचर या द शेप एंड द कॉम्पोजिशन के उसमें इरोजन या वेदरिंग कितनी होती है. सो दैट नेचर ऑफ रॉक ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग एनी कोस्टल एरिया. एंड देन ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर. राइट, कोस्टल इन्वायरमेंट के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द लिटरल जोन. इट्स डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब है शोर. यू कैन सी दैट इट्स रिटन हियर. सो कोस्टल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज लिटरल जोन
वो ज़मीन का वो हिस्सा जो कॉन्टिनेंट और ओशन के बॉर्डर पर है और जिसके अंदर ज़मीन का थोड़ा हिस्सा और पानी का थोड़ा हिस्सा शामिल है, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज अ लिटोरल जोन, या उसको सिंपली हम कोस्टल एनवायरनमेंट भी कहते हैं. सो इन द कोस्टल एनवायरनमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द coast line. Coastline is the line of separation between land and water, the coastline, and the coastline is not a fixed line because of moving waves. वेव्स और टाइड्स की वजह से पानी, क्योंकि समंदर लाइक बीच पर या कोस्ट पर पानी ठहरा हुआ नहीं रहता बल्कि इट कीप्स ऑन मूविंग, इसकी वजह से कोस्ट लाइन फिक्स नहीं होती, बल्कि दैट कोस्ट लाइन द मेजर ऑफ दैट कोस्ट लाइन इज टेकन एज एन एवरेज, और उस एवरेज को कहा जाता है MSL, मीन सी लेवल. हियर आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंटर के पास. सो दिस इज मीन सी लेवल and this is a value which is which is measured as an average of the coastline, or mean sea level की value 0, and from that 0 the different द एलिवेशन इज़ मेजर्ड. मीन सी लेवल को ज़ीरो रखते हुए ज़मीन के ऊपर अगर आप आते हैं तो आप एलिवेशन मेजर करते हैं, यानी हाइट ऑफ लैंड, और मीन सी लेवल से ही आप फिर डेप्थ ऑफ ओशन को भी मेजर करते हैं. ओके, सो दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन और डायग्राम फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ द लिटोरल जोन. सो लिटोरल जोन ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसमें लैंड का भी थोड़ा सा हिस्सा, कॉन्टिनेंट का भी थोड़ा सा पार्ट, और फिर सी समंदर का भी थोड़ा सा पार्ट. देयर आर सम कंपोनेंट्स हियर. लिटोरल जोन के अंदर अगर पानी को हम देखें तो इट गोज़ अप टिल 60 मीटर्स, यानी समंदर में वहाँ तक लिटोरल जोन होगा जहाँ पर डेप्थ 60 मीटर तक होगी. ओके, देन यू सी दिस इज़ द शोर लाइन, जिसका भी मैंने आपको बताया था. कोस्ट लाइन यानी सेपरेशन, द लाइन ऑफ सेपरेशन, excuse me. And then we have the terrace. Terrace is a flat elevated region in the coast. ठीक है, एक रिवर टेरेस भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ये कोस्टल टेरेस है. बस एलिवेटेड होती है और इसका थोड़ा फ्लैट नेचर होता है. एंड देन वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ शोर. दिस इज़ द शोर यानी बीच, ज़मीन का हिस्सा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर शोर. द फोर मीन्स सामने वाला हिस्सा, यानी ज़मीन का वो सामने वाला हिस्सा जो समंदर को फेस करता है, दैट इज़ फोर शोर, दिस वन. एंड देन वी हैव नियर शोर. दिस नियर शोर इज़ पार्ट ऑफ सी विच इज़ फेसिंग द लैंड. ठीक है, समंदर का वो हिस्सा जो ज़मीन के करीब हो या शोर लाइन के पास जो समंदर का हिस्सा है, दैट इज़ नियर शोर. और फिर जब समंदर गहरा शुरू होना हो जाए, सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एज ऑफ शोर. ठीक है, आपने सुना होगा ऑफ शोर ड्रिलिंग, ऑफ शोर माइनिंग. तो ये वो एक्टिविटी होती है जो डीप सी में की जाती है. ओके, सो फोर शोर, नियर शोर एंड ऑफ शोर, ये शोर के पार्ट्स. देन शोर लाइन और कोस्टल एरिया, कोस्ट पे जो पानी और ज़मीन का जो कॉम्बिनेशन है उसको कोस्टल एरिया भी, और हम लिटोरल जोन भी कहते हैं. लेकिन लिटोरल जोन क्या है, स्पेशली 60 मीटर की डेप्थ तक का एरिया. देन वी हैव बार. बार इज़ अ डेपोजिशनल फीचर, जहाँ पे समंदर से आने वाली सैंड डिपॉजिट हो जाए तो उसको बार कहते हैं. बर्म इज़ काइंड ऑफ अ बॉर्डर between it's kind of an elevated wall like structure, not exactly a wall, but it's a wall like structure. Then we have the surf zone. Surf zone वो इलाका है, वो पार्ट है पानी का जहाँ पर लहरें बनती हैं, where the waves come and form surf. सर्फ कहते हैं झाग को, और ये वो इलाका, ये वो एरिया है जहाँ पे सर्फिंग एक्टिविटी भी होती है. Then we have breakers here. Breakers are wave which attain maximum height and then fall. यानी लहर एकदम चढ़ती है और चढ़ने के बाद जब लहर गिरती है तो वो चढ़ाई की जो मैक्सिमम वेव की हाइट होती है उसको हम
ब्रेकर्स कहते हैं। तो सर्फ जोन के अंदर ब्रेकर्स बनते हैं। एक गेम है सर्फिंग के नाम से जिसमें दे यूज़ दैट ब्रेकर वेव फॉर their sport, their game. Okay, then back shore, the part of the shore which is behind the foreshore. Okay, beach कहते हैं ऐसी शोर लाइन जिसमें एलिवेशन ग्रेडियंट बहुत कम हो। जैसे आप सी साइड्स पर जाते हैं तो वो बीच में क्या कैरेक्टर है कि आपको एकदम से हाइट गिरती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि बहुत आराम आराम से हाइट चेंज होती है कि आप पानी में आराम आराम से अंदर जाते हैं। वो पहले आपके टखनों तक पानी आता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इट गोज़ अप टू योर काफ एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द वाटर रीचेज अप टू योर नीज़। तो ये जो स्लो ग्रेडियंट है ये बीच का कैरेक्टर होता है। इसके अलावा दूसरा एक फीचर है जिसको पोर्ट कहते हैं, जिसमें सी पोर्ट बनता है। तो वहाँ पर बीच वाला कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एकदम से हाइट डिक्रीज हो जाती है। So that is beach for sure, and I think we have covered, yeah, cliffs. You guys have studied cliffs a number of times. Cliff is kind of a mountain which has steep sides, जिसकी दीवार की तरह sides होती हैं। ऐसे पहाड़ को cliff कहते हैं। So that was all for today.